हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं एच सी वर्मा का जो हमारे पास वॉल्यूम 1 है उसका चैप्टर 4 द फोर्सेज। इस चैप्टर में बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस कवर किए गए हैं कि जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ज़रा इस पे। व्हेन नील्स बोर shook हैंड विद वार्नर हाइजेनबर्ग, what kind of force they exerted on the each other। क्लियर। तो यहाँ पे सदस्य हिसाब है हमारे पास कि अगर दो हैंड्स अगर सेक होंगे तो वहाँ पे दोनों के कांटेक्ट से हमारे पास कांटेक्ट फोर्स लगेंगे, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। अब आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन इनमें से कौन सी रेंज में लाई करता है। ठीक है। तो हमारे पास ग्रेविटेशन हमारे पास मास की वजह से लगता है, न्यूक्लियर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर लगता है। इनके अलावा जितने भी तुमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े हुए हैं लाइक नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे के सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लेट ई जी एंड एन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशन एंड द न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ गिवन सेपरेशन, देन इनमें रिलेशन बताना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स तो लगता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उसके बाद कौन सा लगेगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और न्यूक्लियर लगेगा ही नहीं तो आप बोल सकते हो सबसे वीक वही है। तो रिलेशन होगा ई ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एन, मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो इफ। हमारे पास बोला है कि ये मान लो कोई सिस्टम है और इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक। तो हमको पता है कि सारे के सारे फोर्सेज जो हैं, मान लो दो पार्टिकल एक दूसरे पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो हर जगह एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। और एक्शन रिएक्शन पेयर का हमेशा जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर। तो ऐसे में हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कितने ही अमाउंट में हो चाहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कितने ही अमाउंट में हो, हमेशा वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे। तो हमेशा पूरे सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेज का जो सम आएगा वो जीरो आएगा। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ओनली इफ ऑल द पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। सारे पॉजिटिवली चार्ज तभी जीरो होगा, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्शन देर पे हमेशा हमेशा बनेंगे, तो ऐसे में पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो ही होगा। ओनली इफ ऑल द पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, नो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओनली इफ द पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड द हाफ द आर नेगेटिवली चार्ज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द चार्ज, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास साइन चाहे जो हो, हमेशा नेट जो है वो जीरो होगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अ 60 kg मैन पुशेज अ 40 kg मैन बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। कि हमारे पास दो पर्सन है, एक 60 kg का है और एक 40 kg का है। अगर 60 वाला इस 40 kg वाले को हमारे पास किसी फोर्स 60 न्यूटन से अगर पुश करता है, देन द 40 kg मैन हैज पुश द अदर मैन विद द फोर्स, क्या होगा हमारे पास। सीधे सीधे सिंपल सवाल है कि अगर 60 वाला अगर इस पे हमारे पास एफ फोर्स लगा रहा है तो 40 वाला भी 60 पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगा, तो इसकी अमाउंट भी 60 न्यूटन ही होगी। M1 M2 के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑलवेज इक्वल। ठीक है। एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो ऑब्जेक्टिव सेकंड का डिस्कशन करते हैं जिसमें वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ न्यूट्रॉन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ प्रोटॉन विच इज, इनमें से कौन कौन सा टाइप होगा। तो देखो न्यूट्रॉन जो है हमारे पास और एक प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल और प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। लेकिन मास तो दोनों के पास ही है, तो ऐसे में दोनों के बीच ग्रेविटी का अट्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा। तो फर्स्ट तो है ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रल हो गया और एक पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियर फोर्स दोनों के बीच में लग सकता है डेफिनेटली हमारे पास। ठीक है। तो ये भी हो सकता है। वीक फोर्स नहीं लगेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो अपने आप में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अगर लगेगा हमारे पास तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग ही रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से फोर्स एग्जिट करता है न्यूटन प्रोटॉन पर। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ प्रोटॉन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ प्रोटॉन विच इज। अब तो एक प्रोटॉन है हमारे पास, दूसरा भी प्रोटॉन है, तो दोनों के पास मास है, तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो ये G m1 M2 यार इसको लगाएंगी। साथ में दोनों पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन भी एक्सपीरियंस करेंगे। साथ में दोनों के दोनों न्यूक्लियॉन्स भी होते हैं, तो जब ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा, वीक फोर्स तो नहीं। ठीक है। तो ऐसे में A B एंड C ऑल थ्री आर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेसिकली इनके रेंज पे, हम रेंज के बेसिस पे इनके मैग्नीट्यूड पे कमेंट करवाइए। तो अगर मैं बात करूँ लॉन्ग रेंज के लिए, कि हमारे पास लॉन्ग रेंज में पार्टिकल है, बेसिकली सेपरेशन जो है वो फर्मी से अगर ज़्यादा हुआ हमारे पास तो क्या होगा, तो दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे स्ट्रांग होगा। उसके बाद आएगा ग्रेविटी। और जब पार्टिकल्स के बीच की रेंज बहुत ज़्यादा होती है तो न्यूक्लियर फोर्स लगता ही नहीं है, या बोल दो आप बहुत ही ज़्यादा वीक न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर ऐसे में हमारे पास अगर रेंज जो है वेरी शॉर्ट रेंज है, अगर हमारे पास रेंज काफ़ी शॉर्ट रेंज हुई, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम पहुंच गए तो डेफिनेटली न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो जाएगा ऐसे केस में। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे वीक हो जाएगा यहाँ ग्रेविटी। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट में बोला है द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कि दो प्रोटॉन के बीच में हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स ईएमडब्ल्यू से ज़्यादा ही होगा। तो बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर लॉन्ग लॉन्ग रेंज हुई तो ईएमडब्ल्यू जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो न्यूक्लियर से ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्ट रेंज में न्यूक्लियर ज़्यादा हो जाएगा। ये बोल रहा है कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर फोर्स है वो हमेशा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑलवेज तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे बोला है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकालूं तो यहाँ भी ग्रेविटी से ज़्यादा है, और यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकालूं तो भी ग्रेविटी से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा ग्रेविटी से ज़्यादा है, तो ये तो सही है। आगे बोला है सी में कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम, कि दो प्रोटॉनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर मैं लॉन्ग रेंज के लिए देख रहा हूँ तो ग्रेविटेशन फोर्स पक्का न्यूक्लियर से ज़्यादा हो जाएगा, और शॉर्ट रेंज में ये सबसे वीक भी हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स डेफिनेटली न्यूक्लियर से ज़्यादा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन मे बी, तो मे बी ग्रेटर देन, बिल्कुल जैस पॉसिबिलिटी जब हमारे पास लॉन्ग रेंज के लिए अपन बात कर रहे हो, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन में बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स, कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो न्यूक्लियर से ज़्यादा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है जब लॉन्ग रेंज होगी। तो ऐसे में डी भी करेक्ट हो जाएगा, तो इसके करेक्ट आंसर आएंगे बी, सी एंड डी, ऑल थ्री ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ ऑल द मैटर वर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स सच दैट न्यूट्रॉन्स, तो इनमें से हमारे पास देयर वुड बी नो फ्रिक्शन, देयर वुड बी नो टेंशन, इन सब के ऊपर कमेंट करवाई। तो बेसिकली हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि ठीक है कि न्यूट्रल होने से फर्क क्या पड़ेगा। तो किसी भी मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, तो मटेरियल की अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं जाऊँ तो वो हमारे पास प्रोटोन, ठीक है, प्रोटोन न्यूट्रॉन ऐसे वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्लियर, तो जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गए, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो फोर्स है हमारे पास, ये हमें कैसे एक्सपीरियंस होते हैं कि जैसे दो बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में आएंगी, तो ठीक है, इसके मॉलिक्यूल लेवल पे जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है मान लो प्रोटॉन का, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, वो एक दूसरे में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। क्लियर, तो जिसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं तो हमें लगता है कि दोनों के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से एक दूसरे को उन्होंने पुश किया है, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नॉर्मल बोल दिया एक बार एग्जाम्पल के लिए, रफ सर्फेस पे फ्रिक्शन भी हो सकता है। क्लियर, तो हमारे पास जब दो पार्टिकल, दो बॉडी हमारे पास कांटेक्ट में आते हैं तो हम बोल देते हैं कि कांटेक्ट में आने की वजह से फोर्स लगा है। रियलिटी में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर जाके देखो तो उनके पास जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच रिपल्सन या अट्रैक्शन के बीच में जो फोर्स है उनकी वजह से ये सारी कहानी देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट फोर्स है सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। फंडामेंटल फोर्स है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फंडामेंटल है, न्यूक्लियर फोर्स फंडामेंटल है। क्लियर है, ये कोई फंडामेंटल में नहीं आते, ये सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सब कैटेगरी है। तब इसने बोला है कि अगर मैं सारे पार्टिकलों को, सारे के सारे मटेरियल्स को अगर न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान लूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये सारे फोर्स भी एक्ट नहीं करेंगे। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ही सब कैटेगरी है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर विल बी नो फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। देयर विल बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन अ चेयर, बिल्कुल ये भी सही बात है कि अगर हम किसी चेयर पे बैठेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल फील नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, तो सिटिंग भी फील नहीं होगी। आगे बोला है द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन, बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, क्योंकि अर्थ जो है हमारे पास वो सन के चारों तरफ वो ग्रेविटी की वजह से घूमती है। तो अगर न्यूट्रल पार्टिकल से भी मिलकर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मास तो तब भी हो सकता है, तो ग्रेविटी तो तब भी हो सकती है। तो ऐसे में ए, बी एंड सी, ऑल थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम में बी
एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स आप ऐसे मान लो कि जो बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वो वाली फिजिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ करके, ठीक है, हमारे पास उस क्लासिकल फिजिक्स से कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम बात करते हैं किसी भी बॉडी के ब्रॉडर व्यू को, क्लियर है, कि उसकी बड़ी, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट लार्ज साइज की होती है तब उनको डील करते हैं, जैसे बॉक्स हो गया, बॉल हो गया, इन सबसे डील करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है या क्वांटम फिजिक्स है उसमें हम वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके बीच के न्यूक्लियर फोर्सेज, उन सब की बात कर रहे होते हैं। अब इसने बोला क्लासिकल के बेसिस पे किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल को, यस एक्सप्लेन किया जा सकता है। मोशन ऑफ ए डस्ट पार्टिकल को नहीं, मोशन ऑफ ए डस्ट पार्टिकल को हम कर सकते हैं बिल्कुल। डस्ट पार्टिकल भी हमारे पास क्या है, हमारे पास डस्ट पार्टिकल भी काफी अच्छे से ब्रॉडर साइज के पार्टिकल ही होते हैं। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम जो है, अब तुम बहुत ही ज्यादा स्मॉल लेवल पे पहुंच गए, क्लियर, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेवल पे पहुंच गए, तो एटॉमिक लेवल पे पहुंच गए, तो एटॉमिक लेवल पे हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी। इसको अपन क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं करते। और न्यूट्रॉन चेंजिंग इन प्रोटॉन, इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जब चेंज हो रहा होता है, न्यूक्लियर फोर्सेज, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वो भी एटॉमिक लेवल पे पहुंच गया, तो वो भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। हल्का सा आपको लग सकता है सर डस्ट पार्टिकल भी तो वेरी स्मॉल, नहीं भाई, डस्ट पार्टिकल वो है, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है, क्रिस्टल होता है एक तरह से, क्लियर है, तो इनको ब्रॉडर पार्टिकल में कंसिडर किया जाएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से अपन ए और बी दोनों को पढ़ सकते हैं। इवन हमने पढ़ा भी है, आपने जो केटीजी पढ़ा हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें गैस पार्टिकल्स को जो है सिंपल क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से पूरी स्टडी की हुई है। तो ये गैस पार्टिकल्स अगर हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स से स्टडी किए जा सकते हैं, तो डस्ट पार्टिकल भी उसी सेगमेंट के होते हैं। तो ए एंड बी बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कि ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है और इसके दोनों एंड्स जो है इनको डिस्प्लेस कराया गया लेफ्ट राइट में किसी डायरेक्शन में। आगे बोला ऑल डिस्प्लेसमेंट हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है इसका राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, उसकी इक्वल मैग्नीट्यूड है। इसको भी एक्स राइट में कराया, इसको लेफ्ट में एक्स करा दिया होगा, मतलब मैग्नीट्यूड एक्स सेम मानना है, ठीक है। इन विच ऑफ द केस और केसेज द टेंशन और द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल हैव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, किसमें हमारे पास बेसिकली स्प्रिंग के अंदर फोर्स मैक्सिमम होगा, ये पूछा है। अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, द राइट एंड इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट, इस राइट एंड को तो मैं एक्स से राइट में मूव कराऊं, एंड द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, इसको एक्स से लेफ्ट में मूव कराएंगे। तो डेफिनेटली इसके केस में हमारे पास पूरी स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन आ गया 2x, तो यहाँ फोर्स भी मैक्सिमम आएगा, तो ये इज द करेक्ट। आगे बोला है बोथ द एंड डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट, अगर मैं दोनों ही एंड्स को, ये भी राइट में गया, ये भी अगर राइट में गया, तो स्प्रिंग यहाँ से ये बन गई स्प्रिंग, तो इसमें तो कोई ओवरऑल ना तो कंप्रेशन हुआ ना ही एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि जितना आगे गया उतना ही आगे चला गया, तो यहाँ तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में मैक्सिमम के लिए ये तो रॉन्ग हो जाएगा। आगे बोला है हमारे पास बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट, ये तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया, दोनों को अगर लेफ्ट में लेके आ जाओगे तो ऐसे में तो भी स्प्रिंग में हमारे पास कोई भी कंप्रेशन नहीं आएगा ना एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। डी में बोला था राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, कि राइट एंड को इस स्प्रिंग में, राइट एंड को तो अपन किधर करें, राइट एंड को तो लेफ्ट में, एंड लेफ्ट एंड को अगर, राइट एंड को लेफ्ट में और लेफ्ट एंड को अगर राइट में तुम करोगे, तो ऐसे में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, तो यहाँ भी फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ए एंड डी बोथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन के रिगार्डिंग कहानी पूछी हुई है। तो देखो एक्शन रिएक्शन की क्या कहानी है, कि मान लो ये दो पार्टिकल है हमारे पास, तो एक्शन एंड रिएक्शन हमारे पास ऑलवेज दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, क्लियर, टू डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होता है इनका सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, और इनका अगर मैं नेट निकालूं तो हमेशा जीरो होता है। और एक और खास बात, ठीक है, कि ये हमेशा सेम नेचर के होते हैं, कि अगर एक्शन ग्रेविटी का हुआ तो रिएक्शन भी ग्रेविटी का होगा, एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ऐसे नहीं है कि एक्शन तो ग्रेविटी और उसका रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाए, ऐसे नहीं होता। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बिल्कुल सही बात है, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सही बात है, हैव अपोजिट डायरेक्शन, सही बात है, हैव रिजल्टेंट जीरो, सही बात है, क्लियर। तो यहाँ तो चार हो जाएंगे। और अगर ई ऑप्शन भी अगर होता कि हैव सेम नेचर, हैव सेम नेचर, तो वो भी इसका करेक्ट आंसर रहा होता, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये जो डिस्कशन है हमारे पास ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास द फोर्स से चैप्टर 4 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अगले पोर्शन में, अगले वीडियो में अपन मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।